एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। वर्चुअल स्टूडेंट्स एक बार ऑडियो वीडियो प्लीज चेक कर लो ना। आर वी गुड टू गो? चेक। आवाज कम कर लो। ठीक है, यस यस आई एम लाइव। परफेक्ट है, चलो बेस्ट है। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल माई वर्चुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो। कल तक हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसका हमने डिटेल्ड रिविजन किया था। नाउ टुडे वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब आप लोग जानते हो ये जो चैप्टर नंबर 2 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो शुरू होता है विद सेक्शन नंबर 3 एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 22। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस जो है हमारे कवर होने वाले हैं इन चैप्टर नंबर 2। अगर आप देखोगे ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली 4 चीजों के बारे में बात की गई है। सबसे पहली बात तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड मैटर्स। ओके, तो कंपनी से इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि सेक्शन नंबर 7 बात करता है व्हाट आर द स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। सेक्शन 9 जो है वो बात करता है अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अलॉन्ग विद दैट, अभी इनकॉर्पोरेट करना है तो मेमोरेंडम लगता है, आर्टिकल लगता है। इनकॉर्पोरेशन के वक्त तो आपने मेमोरेंडम आर्टिकल बना दिया, बट हो सकता है बाद में कभी आपको ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पे आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल को अल्टर करना पड़ता है, तो क्या इनको हम अल्टर कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं, व्हाट वुड बी द स्टेप्स दैट यू वुड रिक्वायर टू फॉलो फॉर अल्टरिंग द मेमोरेंडम एज वेल एज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अलॉन्ग विद दैट, तीसरा एस्पेक्ट जिसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है इज रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स। तो अगर डॉक्यूमेंट्स को सर्व करना है तो डॉक्यूमेंट्स को कैसे सर्व किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना है, हु वुड बी द पर्सन हु वुड बी ऑथराइज्ड टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि देखो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, आपके और मेरे जैसे तो नेचुरल नहीं है कि चलो मुझे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है आई विल साइन इट एंड इट्स डन। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, यहां पे एक पूरा सिस्टम सेटअप होता है। तो कौन वो बंदा है या कौन वो लोग है जिनके पास ये पावर होता है टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स। और कुछ कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जो इस चैप्टर में इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड ही बताई गई है, जैसे कि मेमोरेंडम का क्या इफेक्ट होता है। तो वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ओके, कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं और ऐसा माना जाएगा जैसे कि देयर इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड द मेंबर्स। तो जो भी एमओए में लिखा है, जो भी एमओए में लिखा है वो मेंबर्स को भी कंप्लाई करना होता है और कंपनी को भी फॉर द मेंबर्स कंप्लाई करना होता है। तो ऐसे करके चैप्टर नंबर 2 का ये सारा कंटेंट जो है इज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन एंड अदर मैटर्स दैट आर एसोसिएटेड टू इट। इन डिटेल अगर समरी देनी हो तो 4 चीजें यहां पे कवर होती है। इनकॉर्पोरेशन के सारे सेक्शंस, मेमोरेंडम और आर्टिकल, उसका मेकिंग भी, उसका कंटेंट भी और उसका अल्टरेशन भी यहां पे कवर होता है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स और उनके ऑथेंटिकेशंस के बारे में एंड लास्टली सम अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। ऐसे करके 4 हिस्सों में हमारा ये चैप्टर डिवाइड होता है। मैंने जैसे आपको बताया बिकॉज दिस इज अ लेंदी चैप्टर, सेक्शन 3 से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 22। तो आज और कल दोनों में हमारा ये चैप्टर जो है दैट विल गेट कंप्लीटेड। ओके, अब देखो, बिफोर इवन स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई वांट टू शो यू ऑल व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अब कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को कितनी इज्जत दी है। तो ऑटोमेटिकली मैंने भी देखा है बच्चे अपने आप सीरियस हो जाते हैं वो टॉपिक के लिए। अगर आप देखोगे नवंबर 18 से मई 22 तक एक भी अटेम्प्ट नहीं था जहां पे इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा है। हर एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इसके ऊपर सवाल पूछा है। त्रिशूल बैच के नोट्स में मैंने ये वेटेज का चार्ट दिया हुआ है, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। ठीक है, अदर्स यू ऑल कैन रिफर द स्क्रीन। और आज भी मैंने चैट बॉक्स में उन नोट्स को पिन किया है। जो लोग कल या परसों के लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थे, यू ऑल कैन स्टिल डाउनलोड द नोट्स। ओके,
यस, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग देसाई, आ जाइए अभी। देखो, अगर आप देखोगे नवंबर 18 में 4 मार्क के लिए इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 2 से सवाल पूछा था, विच इंक्रीज टू 9 मार्क्स इन मे 19। फिर वापस है 7 मार्क्स, 9 मार्क्स, 5 मार्क्स। इनफैक्ट जुलाई 21 के अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क के सवाल, एंड लेट मी टेल यू 70 मार्क्स में से 10 मार्क्स इज अ ह्यूज नंबर, समझ रहे हो आप। और साथ साथ में 3 मार्क और 9 मार्क के सवाल जो है इस चैप्टर नंबर 2 में पूछे गए हैं। तो इन शॉर्ट मेरे को लगता है लगभग सारे अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने एक सवाल तो इसके ऊपर पूछा है। कुछ कुछ अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 2 सवाल भी इस चैप्टर से पूछे हैं। सो दिस चैप्टर ऑटोमेटिकली बिकम्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो उतनी इज्जत आपको ये चैप्टर को देनी होगी। आइए शुरुआत करते हैं विद द रिविजन। सो आई एम जस्ट ओपनिंग माय चार्ट बुक। मैंने ये कल बात कही थी बट मैं आज वापस रिपीट करना चाहती हूँ। जो भी बुक से आपने फर्स्ट रीडिंग की थी उन्हीं बुक्स को अपने सामने रखो फॉर द कंसेप्चुअल रिविजन। राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू स्विच बिटवीन नोट्स। ओके, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीजों से लड़ रहे हैं, नई किताबों से अब हमें नहीं लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है अभी। तो जहां से भी आपने पढ़ाई की थी, जो भी नोट से आप कंफर्टेबल हो, वेदर यू आर माई स्टूडेंट और अदरवाइज, इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। यहां पे अगर हम लोग मिले, our goal is to clear the examination with good numbers in May 23 attempt only. That's what the focus is. Okay, तो आप ICI की मॉड्यूल से भी पढ़े हो तो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको मेरी बुक से ही पढ़ना होगा फॉर डूइंग द रिविजन प्रोसेस। दिस रिविजन इज फॉर एवरी चाइल्ड, ओके, वेदर यू आर माई स्टूडेंट और नॉट माई स्टूडेंट। Our aim is very clear cut, and that is we want to pass with good numbers in law paper for May 23 attempt. आ जाइए चलो। वेदांत जो है चैट बॉक्स में पूछ रहा है, मैम कैन ओपीसी हैव अ सब्सिडरी? वेदांत, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कल ही हमने डिस्कस किया था, ओपीसी जो है वो दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आ जाइए चलो। अरे ये मैंने क्या खोल दिया, चार्ट बुक ना। ओके चलो, चार्ट बुक में मैं सेक्शन नंबर 3 पे हूं। तो सबसे पहला सेक्शन जो है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 का है, दैट इज सेक्शन नंबर 3, दैट इज टॉकिंग रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब जब आप ये सेक्शन को देखते हो ना, ये सेक्शन कहता है, पहली बात तो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, अ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन the nature of limited by shares, limited by guarantee, or it could be an unlimited company. तो अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, या तो आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, या तो हो सकती है लिमिटेड बाय गारंटी, या तो हो सकती है एन अनलिमिटेड कंपनी। ये कंपनीज क्या होती है, इनका क्या इफेक्ट होता है, लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है, क्या ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कर लिया है? यस, सो आई एम अज्यूमिंग आपको सारी बातें दिमाग में रिकलेक्ट हो रही है। अगर नहीं हो रही है देन देयर इज सम बिग प्रॉब्लम। ओके, हमने कल या परसों में ही ये सारी चीजें की है। तो अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, आपकी कंपनी कुड बी अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। अलोंग विद दैट, पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लगते हैं कम से कम 7 लोग, प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लगते हैं कम से कम 2 लोग, एंड ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम लगते हैं 1 पर्सन। कम से कम भी और मैक्सिमम भी एक ही पर्सन लगता है। जब आप इस सेक्शन का बेयर टेक्स्ट देखते हो ना, सेक्शन कहता है अ कंपनी मे बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। A company may be incorporated for any lawful purpose. Okay, but ये जो may है, it is actually interpreted as shall. तो आप लोग iOS में जानते हो एक exceptional rule, तो यहाँ का may नहीं रीड होता है। Yes, यहाँ का may is interpreted as shall. तो अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, compulsorily you have to incorporate the company only for a lawful purpose. 7 लोग, 2 लोग या 1 लोग, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी रिस्पेक्टिवली मिलकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो ये जो लिमिट्स थे ना, जो हमने डिस्कस किए थे, मिनिमम नंबर्स कितने होते हैं और मैक्सिमम नंबर्स कितने होते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ये लिमिट जो है ये आया है, मिनिमम वाला लिमिट, फ्रॉम सेक्शन नंबर 3।
कितने कम से कम लोग लगते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर 3। जहां तक मैक्सिमम लिमिट की बात है तो हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखी थी। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहती है दैट यस द नंबर ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड अप टू 200। तो उसको और इसको दोनों को कंबाइन करके जब हम एनालिसिस देखते हैं प्रैक्टिकली, तो हमको सब सेक्शंस को कंबाइन करके क्लाइंट को बताना है। तो अगर क्लाइंट मेरे पास आया और कहता है कि मैम अगर मुझे प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, मैं क्या कहूंगी, आप अकेले प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। हाँ, ओपीसी करना तो अलग बात है, बट नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को कम से कम इनकॉर्पोरेट करने के लिए लगता है 2, ये सेक्शन 3 बताता है। बट ज्यादा से ज्यादा आपके पास 200 मेंबर्स हो सकते हैं, ये डेफिनेशन बताती है ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। और जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। सो दैट्स व्हाट दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट। सेक्शन नंबर 3 बहुत सिंपल सेक्शन है, एक्चुअली फाउंडेशन लेवल सेक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ओके, फिर अब ओपीसी तो हमारा कल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था काफी डिटेल में। अब हम लोग जाते हैं टू द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 8 भी कल हमारा हो गया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 8 एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2, बट क्योंकि कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज कर रहे थे, साथ साथ में मैंने एनपीओज मतलब सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब हम जा रहे हैं टू द मेन 2 सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हर एक कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 रिस्पेक्टिवली। हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शंस अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, तो जितना आप सेक्शन नंबर लर्न कर सकते हो आप मेरे साथ ही कर लो, उतना ही कम टाइम आपको घर पे लगेगा, है ना। देखो, ऑफ कोर्स इट्स नॉट कंपल्सरी टू कोट द सेक्शन नंबर, बट अगर आप सेक्शन नंबर एग्जामिनेशन में कोट करते हो ना, यू ऑलवेज गेट अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर द अदर किड्स। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं भी एग्जामिनर हूं, मेरे पास 500 पेपर है और 500 में से कुछ 10 बच्चे जो सेक्शन नंबर बता रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 बच्चों के लिए मेरा इंप्रेशन एक अलग हो जाता है। तो वो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर पॉसिबल होता है, लर्न द सेक्शंस विथ मी ओनली इन दिस त्रिशूल बैच। तो इसीलिए मैंने रिवीजन ना अपने मेन बुक के हिसाब से नहीं लिया है। आई एम डूइंग द रिवीजन 1 से लेकर 148। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे सेक्शन नंबर 1 क्या बात कर रहा था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 वाज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। सेक्शन 3 अभी क्या है? रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। वेरी गुड। सेक्शन नंबर 4 एंड 5 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब देखो, हर कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कौन सा है वो डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा है नाम और काम? बोलो, मेमोरेंडम है या आर्टिकल है? नाम और काम किस में लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसी काम को आप करोगे कैसे, वो कहां पे लिखा होता है? इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसी काम को आप करोगे कैसे, वो लिखा होता है इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमारा जो मेमोरेंडम है ना, उसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। चार्टर इसीलिए क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट से कंपनी को ग्रांट होते हैं पावर्स और कंपनी के डिफाइन होती है लिमिटेशंस। मेमोरेंडम में लिखा होता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, और कंपनी वही काम कर सकती है जो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज के विद इन है। कंपनी वो सारे काम नहीं कर सकती है जो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है, और इसीलिए हम मेमोरेंडम को कहते हैं एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। जहां तक मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों की भी बात है, बोथ डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। और अगर दोनों भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है ना, जो इंसान चाहे कुछ नॉमिनल फीस देके इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। या यस, एमसी आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो एमसी के पोर्टल पे आप रिक्वेस्ट करके आपको पोर्टल पे ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बट पते की बात ये है, आज अगर आप कंपनी के मेंबर हो या नहीं हो, डायरेक्टर हो नहीं हो, एम्प्लॉय हो नहीं हो,
फर्क नहीं पड़ता है, एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट द MOA एंड AOA ऑफ एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। 15 लाख से भी ज्यादा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है। आपको जो कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल इंस्पेक्ट करना है, आप नॉमिनल फीस देके उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो। बोथ डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक है, मतलब कॉन्फिडेंशियल नहीं है, सीक्रेटिव नहीं है। यार पता भी चल गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे सबको पता है इन्फोसिस का नाम क्या है और इन्फोसिस का काम क्या है। वो पता करने से थोड़ी ना अरे बाप रे अब हम बिजनेस कैसे करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। सो इट्स नॉट सीक्रेटिव, कुछ आपके सीक्रेट से ऐसा कुछ शेयर नहीं हो रहा है। सो दैट इज व्हाई दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन आफ्टर पेइंग सम नॉमिनल अमाउंट ऑफ फीस। गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स? अब ये जो मेमोरेंडम है आप ओरिजिनली बनाते हो जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, बट यस इसी कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिया गया है कि अगर आप चाहो तो मेमोरेंडम और आर्टिकल के प्रोविजंस को अल्टर भी कर सकते हो। बट राइट नाउ व्हाट वी आर फोकसिंग इज ऑन सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 4 पहले तो बोलता है कि ये जो मेमोरेंडम है ये कंपनी का चार्टर है, ये उसका स्कोप डिफाइन करता है। क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो जो बंदा चाहे वो ये डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। और यही जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में चीजें लिखी गई है, कंपनी वही काम कर सकती है जो उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के विद इन है। कंपनी कैन नॉट डू द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसी मेमोरेंडम का कुछ कंटेंट है, कुछ क्लॉजेज है। अब कौन से है द क्लॉजेज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? तो इसके लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक दी थी। नेम कौन से NR बोलो तो LOC पार करके आ गई। हाँ तो अब देखो N इज फॉर द नेम क्लॉज। ओके मैं साथ साथ में वो भी रिवाइज कर दे रही हूं कि नेम क्लॉज में क्या लिखा होता है। हर एक कंपनी के नाम के आगे या तो प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड लिखा होता है। अगर OPC है तो प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ 1% कंपनी भी लिखा होता है आगे ब्रैकेट में। सो दिस इज द नेम क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, समटाइम्स ऑल्सो नोन एज द सिचुएशन क्लॉज, उसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा होता है द स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लिखा होता कि कौन सा शहर, कौन सी गली, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा ऑफिस नंबर, ऐसा नहीं, सिर्फ स्टेट लिखा होता है वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो जैसे कि SPC का रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैंने IDFC बैंक का प्रैक्टिकल मेमोरेंडम और आर्टिकल क्लास में बताया था आप लोगों को, कुछ याद है क्या आपको? थोड़ा थोड़ा क्या तुम्हें याद है? याद है? यस। तो यू ओनली राइट डाउन द स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। लाइबिलिटी क्लॉज में आप लिखते हो कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है, और उसी के हिसाब से लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होगा कि द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल और इट इज लिमिटेड अप टू ₹500, या तो फिर अगर अनलिमिटेड कंपनी तो लिखा जाएगा इट इज अनलिमिटेड। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी आपका लाइबिलिटी क्लॉज भी उस हिसाब से ड्राफ्ट किया जाएगा। तो N हो गया, R हो गया, L हो गया, O सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या है वो पर्पस जिसके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इज रिटन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी सिर्फ वही एक्टिविटीज कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के विद इन है। इनफैक्ट लॉ मेकर्स तो ये भी कहते हैं कंपनी का जो नाम होता है ना उसके काम से जुड़ा होना चाहिए। नाम कुछ और काम और कुछ, ऐसा नहीं हो सकता है। याद है आपको, मैंने आपको एप्पल कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल दिया था। एप्पल कंप्यूटर्स ने भी अपना नाम एप्पल इनकॉर्पोरेशन चेंज कर दिया क्योंकि अब कंपनी ने अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज का स्कोप बढ़ा दिया था। कंप्यूटर्स के साथ साथ वो आईपैड्स, मोबाइल और
क्या एयरपॉड्स, बहुत सारी चीजें वो लोग मैन्युफैक्चर करने लग गए. हाँ, स्मार्ट वॉचेस, एंड दैट इज व्हाई दे चेंज द नेम ऑफ द कंपनी. देसी एग्जाम्पल भी मैंने दिया था रिलायंस फ्रेश का. रिलायंस फ्रेश भी पहले सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डील करती थी और बाद में उन्होंने अपना स्कोप बढ़ा के पूरा रिटेल चेन में आ गया. तो आज अगर आप देखते हो वो कंपनी का नाम है रिलायंस रिटेल लिमिटेड. जो आपका काम है उसी के हिसाब से होगा आपके कंपनी का नाम. अरे हाँ या ना? एन हो गया, आर हो गया, एल हो गया, ओ हो गया. देन वी हैव द कैपिटल क्लॉज. कैपिटल क्लॉज में आप लिखते हो ऑथराइज्ड. वेरी गुड. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू ईच. तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को फर्दर डिवाइड करते हैं, इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू सपोज 10 रुपीज, और ये है हमारा टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को कभी कभार नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहा जाता है और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो अमाउंट होता है जिससे कंपनी रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है. उसके अलावा वी हैव द एसोसिएशन क्लॉज. इसमें लिखे होते हैं कंपनी के उन सब्सक्राइबर्स के डिटेल्स जिनसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और यही सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स आफ्टर द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. यही सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स. अरे यस और नो गाइस? पक्का 100%. अगर ओपीसी है और एक क्लॉज ऐड होता है. कौन सा क्लॉज ऐड होता है? नॉमिनेशन क्लॉज. क्योंकि ओपीसी के केस में क्या नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप चाहो क्या आप नॉमिनी को निकाल सकते हो? अच्छा, अगर नॉमिनी चाहे खुद क्या अपना चाहे लेके आना, अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? यस, दोनों भी चीजें पॉसिबल है. तो अगर 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 ऐसा हुआ है कि हमारा जो नॉमिनी है उसने अपना कंसेंट विड्रॉ किया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो प्रोसीजर क्या होगा? नॉमिनी ने अगर अपना कंसेंट विड्रॉ किया है, नॉमिनी ने अगर अपना कंसेंट विड्रॉ किया है, तो अब ऐसे केस में नॉमिनी को दो लोगों को नोटिस देना पड़ेगा, सोल मेंबर एंड ओपीसी. सोल मेंबर एंड ओपीसी दो लोगों को वो नोटिस देता है. देखो, नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर रहा है. अगर सबसे पहला स्टेप नॉमिनी के साइड से हुआ है तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है. वो दो लोगों को नोटिस देगा, एक है सोल मेंबर और दूसरा है ओपीसी, कि मैं अब इस ओपीसी का नॉमिनी की तरह कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं. उसके बाद क्या होगा? 15 दिनों के अंदर एक नया नॉमिनी अपॉइंट किया जाएगा और इसी नए नॉमिनी का कंसेंट भी लिया जाएगा. और कंसेंट लिया जाता है इन फॉर्म नंबर INC3. जैसे ही आपने नए नॉमिनी को अपॉइंट किया है और उसका कंसेंट लिया है, आप आरओसी के पास दो बातें बताओगे. एक कि हे आरओसी देखो, पुराना नॉमिनी हमें छोड़ के चले गया है और उसी के बदले में हमने नए नॉमिनी को अपॉइंट किया है. जब आप आरओसी के पास जाते हो, यू फिल इन फॉर्म नंबर INC4 एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, जो भी प्रिस्क्राइब फीस है वो भी आपको देनी होगी. ऐसा भी हो सकता है कि सोल मेंबर ने नॉमिनी को निकाला है. क्या ऐसा भी हो सकता है? सोल मेंबर ने नॉमिनी को निकाला है, तब कदम कौन उठा रहा है? पहले सोल मेंबर. तो क्या जिम्मेदारी भी उसकी होगी? सोल मेंबर दो लोगों को नोटिस देगा. कौन से दो लोगों को? नॉमिनी को और अरे बोलो ना ओपीसी को. फिर जैसे ये नोटिस दी गई है, आप 15 दिनों के अंदर नए नॉमिनी को अपॉइंट करोगे, उसका कंसेंट लोगे और उसके बाद आप क्या करोगे? 30 दिनों के अंदर आरओसी को इसी के बारे में बताओगे कि हे आरओसी देखो, हमने पुराने नॉमिनी को निकाल दिया है, हमने निकाला है और हमने उसी के बदले में ये नए नॉमिनी को अपॉइंट किया है. सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द चेंज इन द नॉमिनेशन. तो आप नॉमिनी को बदल सकते हो एंड दिस वुड बी द प्रोसीजर दैट यू वुड फॉलो इन केस यू हैव चेंज्ड द नॉमिनी. अब देखो, जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तभी क्या आप नाम के लिए भी रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन देते हो? बोलो ना.
तो आप लोग जानते हो आजकल जो प्रोसीजर है सब कुछ ऑनलाइन है, और मैंने आपको बताया भी था, और सब कुछ इंटीग्रेट हो गया है। पहले तो बातें अलग अलग होती थी कि आप नाम अलग से रिजर्व करो, उसके बाद आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के स्टेप्स उठाओ, बट अब क्या हो गया है, जब से स्पाइस प्लस प्लस आया है सारी चीजें जो है इंटीग्रेटेड हो गई है। और यही जो फॉर्म है ना, उसको लॉ मेकर ने क्या कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और पार्ट ए जो है उसमें आप कर रहे हो नाम को रिजर्व, उसमें आप क्या कर रहे हो, नाम को रिजर्व। अगर आप यहां पे देखोगे, दिस इज एमसीए की वेबसाइट, और एमसीए की सर्विसेज में आपको यहां पे एक चीज नजर आएगी, एंड दैट इज, एक ही मिनट, नेट का ग्लिच है। तो जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, स्पाइस प्लस, इंटरनेट का ही प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो, स्पाइस प्लस का एक प्रोसीजर होता है और उसके दो पार्ट्स होते हैं। और पार्ट वन जो है, पार्ट वन, दैट इज रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। तो जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, आप क्या करते हो, जो भी आप चाहते हो शुड बी द प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी, वो नाम आप कुछ दिनों के लिए रिजर्व कर सकते हो थ्रू पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस प्रोसीजर। और उसके बाद क्या होगा, आपका जो नाम है दैट विल बी केप्ट रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days, that will be kept reserved for a period of 20 days। तो 20 दिनों तक क्या होगा, आपको जो नाम है वो रिजर्व करके रखा जाएगा। और उन्हीं 20 दिनों में आपको क्या करना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको करने होंगे सबमिट। कौन से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वो तो हम देखने ही वाले हैं अंडर सेक्शन नंबर 7। ओके, बट सबसे पहले पार्ट ए में आप आपके कंपनी का प्रपोज नाम कर दोगे रिजर्व। याद रखना, जब कभी भी आप नाम रिजर्व करते हो, आपका जो नाम है इट शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर कंपनी का नाम, इट शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर कंपनी का ट्रेडमार्क, और आपके कंपनी का नाम शुड बी इन सिंक विद योर कंपनी का काम। जो आपका काम है उसी के हिसाब से आपको प्रपोज करना होगा आपके कंपनी का नाम। नाम कुछ और काम और कुछ, ऐसे नाम कभी आपको ग्रांट किए ही नहीं जाएंगे। तो आपके कंपनी के नाम को ऐसे आपको सोच के प्रपोज करना होगा कि वो आपके ऑब्जेक्टिव से तो रिलेटेड है, अलोंग विद दैट इट इज नॉट सिमिलर टू एनी अदर कंपनी का नाम, इट इज नॉट सिमिलर टू एनी अदर कंपनी का ट्रेडमार्क ऑल्सो। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो ना, हाँ है ना, आ जाइए आगे। सेक्शन नंबर 5 किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और एक सिर्फ छोटी सी बात रह गई थी, 20 दिनों के लिए नाम रिजर्व होता है अगर आपकी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। सपोज एग्जिस्टिंग कंपनी है और एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना नाम चेंज करना है, तब नाम रिजर्व होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। तो हो सकता है 30-60 का कुछ एमसीक्यू या ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो आपको एग्जामिनेशन के लिए पूछ ले। अब सेक्शन नंबर 5 बात करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। अब देखो, आर्टिकल्स आर द आर्टिकल्स एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अल्टर्ड आर्टिकल्स को भी आर्टिकल्स ही माना जाता है। यही आर्टिकल्स जो होते हैं इसमें बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो कंपनी को ऑपरेट करने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो लिखे जाते हैं इन द कंपनीज, बोलो ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है,
आर्टिकल्स को जब कभी भी आप बनाते हो, दे शुड बी विद इन मेमोरेंडम की लिमिट, दे शुड बी ऑल्सो विद इन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल्सो विद इन ऑल द जुडिशियल प्रोविजंस. ऑब्वियसली जो भी आपने आर्टिकल्स में लिखा है वो लीगल होना चाहिए. इट कैन नॉट बी इलीगल. इट शुड ऑल्सो फॉलो द लॉज इन जनरल. मेमोरेंडम के तो हिसाब से होना ही चाहिए, कंपनीज एक्ट के भी हिसाब से होना चाहिए, और जनरली भी जो बाकी के लॉज होते हैं ना उसके भी विद इन होने चाहिए हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अब एक नई चीज थी कंपनीज एक्ट 2013 में जो एंट्रेंचमेंट के बारे में बात करती है. तो आप अगर चाहो ना आपके आर्टिकल्स को स्ट्रिक्टर बना सकते हो इन दोज प्लेसेस वेन इन स्पेशल रेजोल्यूशन वॉज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड. इसको कहते हैं एज एंट्रेंचमेंट ऑफ योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. पहली बात तो ओरिजिनली जब आप आर्टिकल्स बनाते हो कैन यू हैव एंट्रेंच्ड आर्टिकल्स. मेरी कंपनी आज इनकॉर्पोरेट में करने जा रही हो, इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या मुझे मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना पड़ता है? और अब ओरिजिनली मैं अपने आर्टिकल्स जो बना रही हूं ना, क्या मैं उसको स्ट्रिक्ट बना सकती हूँ? क्या मैं उसको एंट्रेंच्ड रख सकती हूँ? यस. बट मुझे बताओ, चलो मेरी कंपनी तो 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, रिलायंस पावर. तब क्या 2013 वाली एक्ट थी? तो ये आर्टिकल्स एंट्रेंच थे ही नहीं. बट आज अंबानी जी अपने आर्टिकल्स को एंट्रेंच करना चाहते हैं. क्या वो कर सकते हैं? अब कैसे कर सकते हैं? सुनो मेरी बात. अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी में यू रिक्वायर द एक्सेप्टेंस फ्रॉम ऑल द मेंबर्स टू गेट योर आर्टिकल्स एंट्रेंच्ड. और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, यस वेरी गुड, यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन जिसके बाद आपके आर्टिकल्स हो जाते हैं एंट्रेंच. तो अगर आप चाहो आपके आर्टिकल्स को कर सकते हो एंट्रेंच. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे हाँ है ना, पक्का? सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 5. नेक्स्ट आई वॉन्ट टू टीच ऑल अबाउट सर्टेन डॉक्ट्रीन्स. इन डॉक्ट्रीन्स के ऊपर भी इंस्टीट्यूट जो है वो सवाल पूछता है. 3 डॉक्ट्रीन्स है जो हम करने वाले हैं. डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. सबसे पहली बात तो डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, क्योंकि अभी हमने मेमोरेंडम का सेक्शन देखा है और मेमोरेंडम के सेक्शन में होते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट. अरे हाँ है ना. और अगर मेमोरेंडम में है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे केस में कंपनी वही काम कर सकती है जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के विद इन है. क्या आपको याद है वो ब्लैक सर्कल और वो येलो पैच जो मैंने क्लास में कराया था? कुछ कुछ याद है क्या कि याद नहीं है? तो वो सर्कल बनाया था और येलो कलर किया था. ये येलो कलर का जो पैच है दैट इज दैट पैच विच द कंपनी कैन डू. तो देखो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा है और अगर मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा है, कंपनी की एक बाउंड्री बन गई है, कंपनी की एक बाउंड्री बन गई है और अब कंपनी वही काम कर सकती है. अब कंपनी वही काम कर सकती है जो ये बाउंड्री के विद इन है, जो ये बाउंड्री के विद इन है, जो ये बाउंड्री के विद इन है. बट अगर कंपनी ने ऐसा कोई काम कर लिया जहां पे ये काम बाउंड्री के बाहर था, कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड था, ऐसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं एज एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन. और उसका इफेक्ट ये होता है कि सच अ ट्रांजैक्शन इज नल, इट इज वॉइड एब इनिशियो. नल है मतलब इट्स नॉट एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ. कानून के लिए इट इज अ नलिटी. नलिटी मतलब जीरो, जीरो वैल्यू. ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही नहीं है. इनफैक्ट अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस का कभी रैटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है. रैटिफिकेशन मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल भी पॉसिबल नहीं है. एंड द डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर सच ट्रांजैक्शन. अरे कंपनी तो कठपुतली है बट डायरेक्टर्स को तो समझ है ना. How did they enter into such a contract on behalf of the company? And that is why we say हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स
पर्सनली लायबल हो गए फॉर अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस। इसी अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के लिए हमने एक केस लॉ भी किया था, कुछ याद है आपको केस लॉ का नाम? एशबेरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची वाला केस, जहां पे फाइनेंस का अग्री हुआ था कि कंपनी रिची को फाइनेंस देगी टू बिल्ड अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा लिखा था मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, मैकेनिकल टू लेंड to hire railway carriages and wagons to do mechanical engineering contracts and other contracts, mechanical engineering and other contracts। तो ये and other contracts stand alone read नहीं किया जा सकता है, it has to be read with the words which are used prior to it, जिसके वजह से हमने कहा था ये जो फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट था वो कैसा था? बियॉन्ड द पावर्स, इट वॉज void ab initio, it's ultra wires। yes or no guys? very good Kiran Bajaj, good। sorry हाँ अच्छा yes, and there is one more aspect to, thank you so much, ultra wires transaction is that कि अगर ये transaction हुआ नहीं है, डायरेक्टर्स करने जा रहे हैं वो ट्रांजैक्शन, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस। यस और नो गाइस? अब देखो दो और डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है हे आउटसाइडर, आपकी जिम्मेदारी है मेमोरेंडम को रीड करना, आर्टिकल को रीड करना और ये भी देखना whether the internal proceedings have been complied with। सारी की सारी जिम्मेदारी हमने आउटसाइडर पे ही डाल दी है, सारी की सारी जिम्मेदारी हमने आउटसाइडर पे ही डाल दी है और कहा है हे आउटसाइडर सारा काम तेरी जिम्मेदारी, कल जाके कुछ गड़बड़ हुई तो आप मुझे मत बोलना, आपकी खुद की गलती है कि आपने चीजों को ठीक से एनालाइज करके कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया। ओके, बट कुछ समय बाद एक बहुत फेमस केस लॉ आया, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वैंड। उसी से हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लाया और इसीलिए कभी कभार डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को कहते हैं एज द टर्क्वैंड्स रूल। क्या कहते हैं? टर्क्वैंड्स रूल। यस और नो गाइस? अब यहां पर क्या होता है, सुनो ना मेरी बात, यहां पर हम कहते हैं हे आउटसाइडर तुम एमओए और एओए पढ़ लो, और अगर कंपनी खुद होके आपके पास आई है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए तो कंपनी तो पावर लेकर ही आई होगी, कंपनी जो है वो पावर लेके ही आई होगी। यू कैन प्रिज्यूम, यू कैन अज्यूम that company has taken power and then has approached you, और कंपनी ने अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंप्लाई कर ली है और फिर ही तो आपके पास आई है ना। सो दिस वाज द प्रिजम्पशन दैट वी मेड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बट फिर वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो? इसी जनरल रूल के 3 एक्सेप्शंस है। सबसे पहला इज नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी। ओके, आपको पता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है बट फिर भी आप वो ट्रांजैक्शन एंटर करते हो, तो ऐसे केस में गलती कंपनी की नहीं है, गलती आपकी है। आपको पता है दाल में कुछ काला है, फिर भी आप दाल पी रहे हो तो पेट तो दुखेगा ही ना। यू हैव द नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी बट स्टिल यू आर एंटरिंग इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें प्योरली आपकी बेवकूफी है। हार्वर्ड का केस था जहां पे कंपनी को अगर 1000 पाउंड से ज्यादा की बोरोइंग अगर करनी थी तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना था। अरे डायरेक्टर ने खुद ने 3500 पाउंड कंपनी को दे दिए विदाउट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। अरे वो बंदे को पता था, वो डायरेक्टर है कंपनी का यार, कि कोई जनरल मीटिंग नहीं हुई, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ बट फिर भी दे दिए कंपनी को पैसे। ज्यादा होशियारी बता रहे हो ना, अब जाओ बुक। तो अभी सिर्फ 1000 पाउंड्स तक का रिकवरेबल था अमाउंट, बाकी का अमाउंट रिकवरेबल नहीं था बिकॉज दैट डायरेक्टर वॉज इन अ पोजिशन टू नो दैट देर इज सम इरेग्युलरिटी।
बट स्टिल इफ यू एंटर इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें प्योरली गलती आपकी ही है, इसमें प्योरली गलती आपकी ही है. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो ना. नेक्स्ट, नेग्लिजेंस. आनंद बिहारी लाल के केस को आप याद कीजिए. तो यहां पे क्या हुआ है, आप नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहे हो. अब कोई केस में अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं कर रहे हो और एकदम भी केयरलेसली बिहेव कर रहे हो यार, तो ऐसा एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है. थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेड है कि आप अगर बिहेव करते भी हो, थोड़ा प्रूडेंटली बिहेव करो, कॉमन सेंस अप्लाई करके आप बिहेव करो. अगर आप बहुत ही केयरलेसली बिहेव करोगे, नेग्लिजेंटली बिहेव करोगे, तो हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करोगे. आनंद बिहारी लाल ने अकाउंटेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया टू परचेज द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. क्या वो नेग्लिजेंट है? अरे हाँ या ना? तो हम कंपनी को नहीं, सॉरी, हम आनंद बिहारी लाल को नहीं, कंपनी को प्रोटेक्ट करेंगे. एंड लास्टली इज फॉर्जरी. रूबिन का केस लो. यस, ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड कंपनी केस. अब देखो, फॉर्जरी एक चीज ऐसी होती है जहां पे देर इज एन एब्सेंस ऑफ कंसेंट, देर इज एन एब्सेंस ऑफ कंसेंट, एंड नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट. कंसेंट होना जरूरी है, और फॉर्जरी में क्योंकि कंसेंट एब्सेंट है, हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज वॉइड एब इनिशियो. यस और नो गाइस? अरे हाँ है ना? गुड. स्नेहा एंड कुणाल, वेरी गुड. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 6. अब पढ़ लिया हमने मेमोरेंडम, हमने पढ़ लिया आर्टिकल. सेक्शन 6 जो है वो कहता है एक्ट है और मेमोरेंडम और आर्टिकल है. एक साइड पे एक्ट है और दूसरे साइड पे है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. द एक्ट विल ऑलवेज ओवरराइड द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. द एक्ट will always override the provisions of the memorandum and article. जिसका मतलब क्या है? एक्ट है, मेमोरेंडम आर्टिकल है, दोनों में अलग अलग चीजें बताई गई है. हम कहेंगे भाई आर्टिकल्स और मेमोरेंडम तुमने जो लिखा है ना, वो कंपनीज एक्ट के विद इन नहीं है, वो नल है, वो वॉइड एब इनिशियो है. प्रैक्टिकली हम वही फॉलो करेंगे जो कंपनीज एक्ट में लिखा गया है. So this is section number 6, that the act always overrides the provisions of the memorandum and the articles of association. Yes or no guys? पक्का? 100%? अरे हाँ है ना? Okay. अब अगला section which is a very important section which is relating to इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. आजकल आप जानते हो सारा प्रोसेस जो है अब ऑनलाइन हो चुका है. अरे हाँ है ना? मैं सिर्फ वो पीपीटी निकाल लेती हूँ जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के सारे स्टेप्स, तो आप लोगों के लिए भी इजी होगा. आई डोंट नो इट इज, ये तो इंडोर मैनेजमेंट और ये है ना आपकी बुक में? इतना सारा कंटेंट हो गया है ना, कंटेंट किधर किधर है वो ही ढूंढने में मुश्किल हो जा रहा है. टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक डॉक्यूमेंट, एमओए, एओए, एलई, ये रहा. ये देखो,
स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो प्रोसीजर है इसके दो फॉर्म्स, दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के द्वारा आप करते हो कंपनी का नाम रिजर्व, आप करते हो कंपनी का नाम रिजर्व। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का नाम रिजर्व किया जाता है 20 दिनों के लिए, सुन रहे हो क्या आप लोग? और एग्जिस्टिंग कंपनी को अगर अपना नाम चेंज करना है तो उसको रिजर्व किया जाता है नाम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। पार्ट बी जो है, पार्ट बी वो बात करता है अदर डिटेल्स के बारे में, जहां पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने होते हैं इन्हीं दिनों में आरओसी के पास में, हाँ या ना? और सबसे पहली बात तो आप सबमिट करते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले दो डॉक्यूमेंट्स जो है, ई डॉक्यूमेंट्स, ई एमओए एंड ई एओए। साथ साथ में आप सबमिट करते हो एजाइल प्रो, साथ साथ में आप सबमिट करते हो एजाइल प्रो। बट अब एजाइल प्रो ना, एजाइल प्रो एस हो चुका है, एजाइल प्रो एस हो चुका है अभी, ओके। स्पाइस प्लस का जो प्रोसीजर है ना, स्पाइस प्लस, उसमें हो चुका है एजाइल प्रो एस। तो सुनो ना मेरी बात, आईएनसी 33, आईएनसी 34, आईएनसी 35, तीन फॉर्म्स बैक टू बैक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड एजाइल प्रो एस। उसके बाद आप सबमिट करते हो पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। साथ साथ में आप लेते हो कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स। आप डिक्लेरेशन लेते हो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स से कि इन्होंने पिछले 5 सालों में दे वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अलॉन्ग विद दैट आप और एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लेते हो 2 कैटेगरी के लोगों से, 1 सीए, सीएस, सीए में एडवोकेट और दूसरे कैटेगरी में डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी, कि हर वो कोई रिक्वायरमेंट जो हमको फॉलो करनी थी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो हमने फॉलो करी है, वो हमने फॉलो करी है। एंड लास्टली यू ऑल्सो गिव द एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, यू गिव द एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो एक बार आप बता सकते हो कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग सबमिट करते हो? बोलो तो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बोलो बोलो, जब तक आप बोलोगे नहीं याद नहीं रहेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एजाइल प्रो एस, एजाइल प्रो एस, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। फिर 2 टाइप के डिक्लेरेशन है, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स। सीए, हाँ, कि उन्होंने फ्रॉड नहीं किया। और एक टाइप का डिक्लेरेशन है सीए, सीएस, सीए में एडवोकेट और दूसरी कैटेगरी में है डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी, कि जो भी एक्ट के रिक्वायरमेंट थे वो हमने पूरे किए हैं। एंड यू ऑल्सो गिव द एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस। ये सारी चीजें अगर सही होती है, ये सारी चीजें अगर सही होती है, क्या आपको मिल जाता है शगुन के 11 रुपए, INC 11, आपको मिल जाते हैं शगुन के 11 रुपए, INC 11। मतलब अब कंपनी हो चुकी है इनकॉर्पोरेट, अब कंपनी हो चुकी है इनकॉर्पोरेट। और इसी इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट में, इसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा होता है कंपनी का नाम, कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कंपनी का सिन। सिन इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज अ 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, ओके। और ये कोड को हमने देखा भी था, डिकोड भी किया था। इससे कंपनी से रिलेटेड काफी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी। कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, कब इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी का नेचर क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है, एंड वगैरह वगैरह। ये सब कुछ हमें वो सिन से समझता भी था। यही इनकॉर्पोरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है आर प्रिजर्व्ड फॉर अ लाइफ टाइम। तो जब तक है जान तब तक है ये डॉक्यूमेंट्स। You need to preserve these documents relating to incorporation till the company gets
dissolved, till the company gets dissolved, till the company gets dissolved. So these are all the steps that you need to follow in order to incorporate a company. अगर आपने false information दी है कंपनी को incorporate करते वक्त, कौन है? अच्छा, अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, सुनो ना मेरी बात, ट्रिब्यूनल के पास बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन है. पहली बात तो ट्रिब्यूनल अगर चाहे वो कह सकता है कि हम जो है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कर देंगे अनलिमिटेड, या तो अगर वो चाहे मैनेजमेंट में से कुछ लोगों को चेंज कर सकते हैं, या तो अगर वो चाहे वो कंपनी का नाम भी रिमूव करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं, या तो अगर वो चाहे ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप भी पास किए जा सकते हैं. ऑफ कोर्स जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया है उसके पहले देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आफ्टर विच द ऑर्डर विल बी पास्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो डायरेक्टर या वो मेंबर्स जिन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन दी है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, दे विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल अंडर 447. यस और नो गाइस? श्योर? 100%? सेक्शन 8 हमारा कल हो गया है. किस बारे में बात कर रहा था? सेक्शन नंबर 8. अरे बोलो ना, एनपीओज. सेक्शन 9 तो एकदम आसान है. जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? टॉप क्लास. अब एक सेपरेट पर्सन बॉर्न हो चुका है इन द आईज ऑफ लॉ. कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग. यही कंपनी का है परपेचुअल सक्सेशन. मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है क्या वैसी की वैसी रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगो युगो तक इसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. दिस इज नथिंग बट सेक्शन 9 which talks about the effect of registration. Next, section number 10. सेक्शन नंबर 10 बात करता है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. व्हाट इज द इफेक्ट? चलो अब मेमोरेंडम बना भी लिया, सबमिट भी कर दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हमारे मेंबर्स भी बन गए. अब क्या इफेक्ट क्या होगा एमओए और एओ का? अब ऐसा माना जाएगा जैसे कि MOA and AOA is a contract. Contract entered between two people, company and the members. जो भी प्रोविजन लिखा है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में वो कंपनी के मेंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा. अगर आर्टिकल में लिखा है कंपनी जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करती है 30 दिनों के अंदर डिविडेंड मिल जाना चाहिए, तो डिविडेंड मिलना ही चाहिए. नहीं मिला आप कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो. अगर आर्टिकल में लिखा है कि कंपनी ने अगर शेयर्स पे कॉल किया है 15 दिनों के अंदर मेंबर ये कॉल अमाउंट कंपनी के पास डिपॉजिट करेगा, आपने अगर पैसा डिपॉजिट नहीं किया ना, कंपनी आपको स्यू कर सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है कंपनी ने और उसके मेंबर्स ने. दिस इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. आप लोग तो जानते ही हो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Stranger to a contract does not have the right to file a case upon it. जिसके वजह से हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि मेंबर और कंपनी के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर है, that व्यक्ति, that person is a third person. And because that person is a third person, will not be able to file a case on the basis of this memorandum and the articles of association. और आज के दिन के लिए एक आखिरी सेक्शन हम करते हैं, सेक्शन नंबर 10A, दैट इज रिलेटिंग टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सेक्शन 11 तो है नहीं, तो हमारे बेसिकली 11 सेक्शंस अभी तक हो चुके हैं. तो सेक्शन 10A क्या कहता है? सेक्शन नंबर 10A, हर एक कंपनी जिसके पास है शेयर कैपिटल. So this section is applicable to companies having share capital. Have to file in two kinds of form with the ROC. हाँ, और एक सेक्शन बचा है, सेक्शन नंबर 3A,
वो भी हम कर लेंगे, हाँ आज ही कर लेंगे, ठीक है। तो सुनो ना मेरी बात, हर एक कंपनी विच इज हैविंग शेयर कैपिटल हैज टू फाइल इन 2 काइंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। सुन रहे हो क्या मेरी बात? 1 in form number INC 20A. This has to be filed in within 180 days of incorporation. And they also have to fill in INC 22, which is verification of the registered office within a period of 30 days from the incorporation. 20A में लिखा होता है जो हमारे कंपनी के सब्सक्राइबर्स थे मेमोरेंडम के, अब वो मेंबर बन चुके हैं, उनको शेयर्स अलॉट हो चुके हैं और इन शेयर्स का पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है। ऐसा डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा INC 20A में। Along with that you also give INC 22, जहां से आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन हो जाता है। ये आपको तो 30 दिनों के अंदर ही देना होगा। दोनों फॉर्म फिल होने के बाद ही कंपनी जो है बिजनेस कमेंस कर पाएगी या बोरोइंग्स का इस्तेमाल, मतलब बोरोइंग्स का पावर एक्सरसाइज कर पाएगी। टिल दैट टाइम ना कंपनी बोरोइंग्स कर पाएगी और ना बिजनेस जो है वो कमेंस कर पाएगी। सो दिस इज सेक्शन नंबर 10A which talks about this declaration। कुछ समय पहले ही इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक छोटा सा सेक्शन है जो नया ऐड हुआ था एंड दैट वाज सेक्शन नंबर 3A। ओके, सेक्शन नंबर 3A। कोई भी कंपनी में आप लोग जानते हो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में साथ या तो होने चाहिए 2 लोग। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? अभी सेक्शन 3 में देखा था, बोलो ना 7 या तो फिर 3, अरे हाँ है ना, 7 नहीं तो फिर 2, अरे हाँ है ना। अगर कंपनी में ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पे स्टैट्यूटरी लिमिट से कम हो जाते हैं मेंबर्स, 60 से कम या 2 से कम, एंड द कंपनी कंटिन्यूज टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, तो 6 महीनों के बाद जो रिड्यूस्ड नंबर ऑफ मेंबर्स है विल बी personally liable for all the liabilities incurred in the name of the company। वैसे तो हम कहते हैं मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, बट ये वो केस है जहां पे हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं इवन इफ, ओके सुनो ना, हम क्या कह रहे हैं, इफ द कंपनी हैज कंटिन्यूड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 months with the reduced number of members, then my dear friends these reduced number of members will be personally liable for all the debts incurred in the name of the company। छोटी सी बात इसमें सिर्फ है, अगर कोई मेंबर ये प्रूफ कर लेता है that he was not aware about this fact, तो लॉ मेकर उसको लायबल नहीं ठहराएंगे। बट बर्डन, जिम्मेदारी आपके ऊपर है प्रूफ करने की कि आपको इस बारे में नहीं पता था। कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करेगा कि आपको इस बारे में पता है। 6 months के बाद के डेट के लिए मेंबर्स आर पर्सनली लायबल मतलब कि हमने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है, अरे हाँ या ना। तो ऐसे करके हमारे हो गए हैं 11 सेक्शंस। ये देखो सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी, सुपर डुपर क्विक रिवीजन। 3 क्या कहता है? कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 7, 2 या 1 पर्सन लगता है। यही 2 से या 7 से कम हो जाते हैं आपके मेंबर्स एंड द कंपनी कंटिन्यूज टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 months। 6 महीने के बाद जो भी मेंबर्स है वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं। अगर आप ये प्रूव कर देते हो दैट यू आर नॉट अवेयर देन यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल। सेक्शन 4 और 5 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक है चार्टर और दूसरा बताता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। मेमोरेंडम में NRLOC पार करके आ गई, वो सारी चीजें लिखी है। आर्टिकल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, जब भी आप आर्टिकल्स बताते हो इट शुड बी विद इन MOA अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड ऑल द जुडिशियल प्रोविजंस। आप अगर चाहो एंट्रेंच कर सकते हो, ओरिजिनली भी कर सकते हो और बाद में भी एंट्रेंच कर सकते हो, जो भी है
MOA और AOA एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा. एक्ट विल ऑलवेज ओवरराइड मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सेक्शन 7 तो बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. अभी हमने देखा है स्पाइस प्लस का पूरा प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. सेक्शन 8 फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट. जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसका इफेक्ट जो है बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर 9. साथ साथ में हमने सेक्शन 10 भी देखा है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कंपनीज आर बाउंड टुवर्ड्स द मेंबर एंड मेंबर्स आर बाउंड टुवर्ड्स द कंपनी. और हमने 10A भी देखा है कि बिजनेस कमेंस करने के पहले या बोरोइंग का पावर एक्सरसाइज करने के पहले यू नीड टू फाइल इन 2 फॉर्म्स, INC 20A एंड INC 22 विद द ROC. ये वाला आप फॉर्म फिल करोगे विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड दिस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो ये सारे प्रोविजंस जो है हमारे चैप्टर नंबर 2 के हो गए हैं. बाकी के प्रोविजंस हम करेंगे कल. आज जो भी हमने रिवाइज करवाया है कॉन्सेप्चुअली एकदम डिटेल में, वो आपको 1-to-1 रीडिंग घर पे करनी होगी मेन बुक से, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट आई एम टेलिंग यू ऑल. और कल और परसों में तो आपका फर्स्ट कहूट का टेस्ट होने वाला है. सारे बच्चे जो है ये सारे बच्चे लाइव टेस्ट अटेंड करने वाले हैं और लाइव आपका स्कोर जो है स्क्रीन पे नजर आएगा. सो यू नीड टू रियली प्रिपेयर गुड फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. ओके अच्छा, कल का सिर्फ मुझे बता दो बिकॉज टुमारो इज 26th of January. कल का पूजा मैम का लेक्चर रहेगा क्या? कल नहीं है क्या पूजा मैम का लेक्चर? कल के लिए क्या? तो कल के लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग क्या 11 से 12 ले सकते हैं लेक्चर. बट स्टूडियो अवेलेबल होगा या नहीं मोहित? स्टूडियो 11 से 12 डिफिकल्ट है क्या? ठीक है, काम करते फिर कल छुट्टी दे देती हूँ मैं. ठीक है, कल छुट्टी दे देती हूँ, परसों हम लोग मिलते हैं. नहीं कल कैसे, चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा ना. टेस्ट कैसे, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर तो बहुत छोटा है, क्या ही पूछ लूँगी आपको. तो कल के लिए आप क्या करो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने 10A तक सेक्शंस हुए वो अच्छे से आप लोग कर लीजिए. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर. अच्छा, कल अगर पूजा मैम का कोई क्लास नहीं है क्या, तो हम लोग ऊपर भी तो ले ही सकते हैं ना. ऊपर 136 में 136 में ले सकते हैं ना, है ना. कल क्या करते, 10:30 बजे मिलते हैं. कल 10:30 बजे मिलते हैं और ऊपर 136 क्लासरूम में कर लेंगे. ठीक है, तो कल ऑफ नहीं लेती हूँ मैं, 136 में कल ले लूंगी. टुमारो वी विल मीट एट 10:30. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द रिवाइज टाइमिंग. टुमारो वी आर मीटिंग एट 10:30. ओके, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो. बाबा वीकेंड पे वी विल बी हैविंग अ जूम सेशन. मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि हम लोग 8-10 दिनों में जूम सेशंस लेंगे. तब आपके जो भी डाउट्स है, कुछ कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है, तो हम पर्सनली 1-on-1 मीट करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, बाय बाय.